नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं नीलम पांडे। आप देख रहे हैं द प्रिंट अनस्क्रिप्टेड। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 5 महीने होने वाले हैं। क्या कुछ हुआ है, क्या रह गया है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशीष सूद, जो कि एक नहीं 4-5 डिपार्टमेंट, भारी भरकम डिपार्टमेंट देख रहे हैं। स्वागत है आपका द प्रिंट में आशीष जी। एडुकेशन, यूडी, पावर, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं। लेकिन मैं इन सब पे आने से पहले एक पहला प्रश्न जो करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी डिबेट हो रही है, वो हो रही है स्ट्रे डॉग्स को लेके। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा, आज राजस्थान के हाई कोर्ट में भी एक ऑर्डर आया, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से कह सकती हूँ कि संवेदनशील सब्जेक्ट बनता जा रहा है। जिस तरह की प्रोटेस्ट हो रही हैं, आप लोगों की सरकार इसको किस तरह से मैनेज करेगी? क्या कुछ पॉलिसी होगी, क्या होगा? देखिए, स्ट्रे डॉग्स मीनस एक बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में, मगर एट द सेम टाइम एनिमल लवर्स का भी इन स्ट्रे डॉग्स के साथ एक आत्मीय रिश्ता है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार को मानना ही होगा। आगे की क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा, जो भी विषय होगा, उसको हम कानून सम्मत तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे या मानेंगे। मगर निश्चित रूप से इन सबको यहाँ से बाहर लेकर जाना, पॉलिसी बनाना, ये एक पॉलिसी से रिलेटेड मामला तो है ही। और डॉग लवर्स अपने प्रेम को परस्यू करें और कॉमन सिटीजन आराम से अपने राइट टू लाइफ को एक्सरसाइज कर सके। इन दोनों में बैलेंस बनाना है। उसमें एक लीगल एस्पेक्ट भी है। इन सब चीज़ों का बैलेंस जो बनेगा उसको आप पॉलिसी भी कह सकते हैं, उसको ये भी कह सकते हैं कि मिलजुल कर शहर में रहना भी कह सकते हैं। मगर निश्चित रूप से सरकार इसको गंभीरता से देख रही है और इसका समाधान निकालेगी। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो काफ़ी इस बारे में बोल रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इतने सारे शेल्टर्स रातों रात कहाँ से बन जाएंगे। स्वाभाविक ही है, नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो उसको एक्सपर्ट्स इवैल्यूएट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आने वाले दिनों में शेप अप होगा। कुछ नेताओं की और कुछ आइडियोलॉजीज की ये फितरत हो गई है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स देखना और हर चीज़ में जिसे कहते हैं हिंड्रेंसेस उत्पन्न करके होगा नहीं होगा नहीं। देखिए, सिविक इशू है, डॉग लवर्स का अधिकार है, मगर जिन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनका भी जीने का अधिकार है। Both have to go simultaneously. None of them can live without the other. So these are two parallel lines which have to run together. We have to understand this. और इस प्रकार की टिप्पणियां करके आप चीज़ों को और ख़राब ही करते हैं। उसमें कोई बहुत आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तौर पर उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं सरकार की या जनता की। जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं ब्लैंकेट बैन क्यों हो रहा है? अब छोड़िए ना, राहुल गांधी जी तो आज जिंदगी में पहली बार कुछ नामों को लेकर खड़े हुए हैं। ये तो जो हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं उन्हें पता है, वोट बनते हैं, कटते हैं, कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं। हार्श रियलिटीज़ ऑफ पॉलिटिक्स अब पिछले कुछ सालों में दिखने लगी है, जब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को चुनौती मिली है। इसलिए उनके बोलने को क्यों चिंता करनी है, छोड़ दीजिए। अब मैं आपके डिपार्टमेंट पे आती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके खुद के जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर एजुकेशन है, आपको क्या लगता है कि अचीवमेंट्स अभी तक आपकी क्या हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है। और विशेष तौर पे एजुकेशन में हमारा काम
एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी इकोसिस्टम के बियॉन्ड है। देखिए 1973 के दिल्ली स्टेट एजुकेशन रेगुलेटरी एक्ट DSEAR, इससे आज तक शिक्षा की व्यवस्था चलती रही है। उसकी कमजोरियां हमने विधानसभा में गिनवाई भी हैं। दिल्ली की जनता से जाकर पूछिए, दिल्ली की जनता बताएगी हर साल लगातार फीस बढ़ने से परेशान थे। कोविड के दौर में तो कई बार 3-3 बार फीस 2 साल में 1.5 साल में बढ़ी। फीस बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फीस बढ़ना, मैं माफी चाहता हूं, फीस बढ़ना नहीं, अनरेगुलेटेड बेहिसाब फीस बढ़ना एक बड़ी चुनौती थी। जो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वहां तो फीस देनी ही पड़ेगी साधनों के अनुसार, मगर अनरेगुलेटेड, अनचेक्ड प्रॉफिटियरिंग के लिए फीस जो बढ़ रही थी, उस पर चेक करने के लिए एक ताकतवर कानून जो दिल्ली के पेरेंट्स को, मध्यवर्गीय एस्पिरेशनल पेरेंट्स को बहुत राहत देगा और दिल्ली के एजुकेशनल लैंडस्केप को बैलेंस करने का भी काम करेगा। लोग 27 साल में सरकारों ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ने का रास्ता दिया। तो हम सरकारी स्कूलों पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अच्छे लर्निंग आउटकम्स पर काम कर रहे हैं और हम एक बड़ा ताकतवर कानून लाए हैं जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के सपनों को तोड़ने का काम, अनरेगुलेटेड, अनइंटरप्टेड प्रॉफिटियरिंग के लिए फीस बढ़ाना हो रहा था, उसको रोकने का। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली, सरकारी स्कूल को एनरिच करना इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकेंडली प्राइवेट स्कूल को अनरेगुलेटेड फीस बढ़ाने से रोकना। ये दोनों हमारे बहुत बड़े काम हैं। आपने कहा कि एक ताकतवर, एक तरह से आपने इस बिल की बात की, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो आपने 15% बोला है कि अगर एक स्कूल में 15% पेरेंट्स को साथ आना होगा अगर उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना है। दूसरा उन्होंने कहा कोई कैपिंग क्यों नहीं है, काफ़ी स्टेट्स में कैपिंग है, वो कौन डिटर्मिन करेगा? ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा ये पेरेंट्स का सवाल है। नहीं, हम बातचीत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एनजीओस के सेक्शन को पाल पोस कर अपने हितों के लिए अपने इकोसिस्टम के तौर पे आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था। वो लोग अपने ये प्रश्न, आम आदमी के प्रश्न, कुछ एक छोटे सेक्शन ऑफ पेरेंट्स को बरगला रहे हैं और उस तरह के सवाल उठते हैं। सेक्शन 2 कहता है 15% ऑफ द स्कूल और द सेक्शन इन विच द फीस हैज इंक्रीज्ड, यानी कि 40 लोगों की क्लास में अगर 6 पेरेंट भी इकट्ठा होना मुश्किल है। और आप चाहते क्या है साहब? आप स्कूल गए अपने बच्चों को छोड़ने, स्कूल का मैनेजर खड़ा था, उसने कहा गाड़ी यहां मत लगाइए, आपको जल्दी थी, गाड़ी में कुछ तू मैं हो गई, विंडिक्टिव होकर अगले महीने, अगले साल फीस पर एक एक आदमी बोले। देखिए 1000 सरकारी स्कूलों में 18 लाख लोग पढ़ते हैं और 18 लाख बच्चे ही इन प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। इनको अराजकता के लिए छोड़ दें क्या? रोज स्कूलों के बाहर धरने, प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी, दिल्ली के एजुकेशन लैंडस्केप को तबाह कर दें। एक रिस्पॉन्सिबल कानून बनेगा, एक रिस्पॉन्सिबल कानून बनेगा जो पेरेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, चिल्ड्रन, मैनेजमेंट, सबको बराबर का अधिकार देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हम रेगुलेट करने के लिए, हम कानून का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सरकार का काम है, और सरकार का काम है सरकारी स्कूल में बढ़िया सुविधा देना। पिछली सरकार आज जो प्राइवेट स्कूलों को दोष दे रही है, उसे सरकारी स्कूल अच्छे कर देने चाहिए थे, लोग छोड़ के वापस यहां पढ़ते। आप पता करिएगा, आपके घर में बुजुर्ग बहुत अच्छी अच्छी नौकरी में IAS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर बने होंगे सरकारी स्कूलों से पढ़ के। ऐसा थोड़ा ना सरकारी स्कूल हमेशा से पिछड़े हुए थे, ये सरकारों ने किया। इसलिए वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। इट हैज टू बी ए बैलेंस्ड लॉ। इट कैन नॉट हैपन कि आप किसी आंदोलन के नाम पर
18 लाख बच्चों के भविष्य को, स्कूलों को खतरे में डाल देंगे। हमें बैलेंस्ड कानून बनाना है और हमने बैलेंस्ड कानून बनाया एंड वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। पर जो फी हाइक ऑलरेडी हो गई है अप्रैल 1 से, वो तो कंटिन्यू रहेगी, उस पे क्या करेंगे? देखिए ये भी आप लोगों को आधी अधकच, देखिए बात क्या हो गई हम नीलम जी, आपसे मैं इसीलिए आपको पूछ रहे हैं कि आप बताता हूँ ना, मैं बताइए। आपको, अब हो क्या गया है, हाँ, बेरोजगार नेता कुछ बोलते हैं सो कॉल्ड, मैं तो ऐसी भाषा आप जानती हैं मुझे, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेरोजगार लीडर्स कुछ बोलते हैं और आप उसका सवाल हमसे पूछने आ जाते हैं। पिछले मैंने डाटा दिया विधानसभा में 24-25 में 269 स्कूल्स ने फीस बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने एक भी कंसीडर नहीं की। 23-24 में 9 स्कूलों की कंसीडरेशन की। उससे पहले बुला बुला के बढ़ाया, ऐसा थोड़ा ना बढ़ा नहीं, दे आर द वन who had called the applications for the fee hike, the proposals for the fee hike। मगर आप एक बात को समझिए, कानून इतना कमजोर था कि उसका काम है 31 मार्च को डीओई को इंटीमेट करना और अपनी फीस कितनी लगाऊंगा ये बता देना। इसको रोक मिली थी केवल 2004 के मॉडर्न स्कूल केस से, जिस केस को स्टे दिलवा दिया आम आदमी पार्टी ने 23-24 के दौर में, तो उन्होंने इंटीमेट कर दिया। और ये तो केवल 300 स्कूल है। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टों की सरकार है, भ्रष्ट पार्टी है, चोरों की पार्टी है। बाकी के 1400 स्कूल की फीस के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इनके लोगों के स्कूल है, इनके विधायकों के स्कूल है, इनके पार्षदों के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में स्कूल है। होना बुराई नहीं है, मगर अनरेगुलेटेड फीस बढ़ाना बुराई है। हो सकता है किसी भी दल के लोगों के हो सकते हैं। देखिए इन लोगों ने ये गलत प्रोपेगेंडा किया है। जब 2023, 24, 25 के फाइनेंशियल ईयर के शुरू में इंटीमेशन आ गई, तो हम तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं। हमारे कानून ने कहा ये 2025 के शुरू में लगाई हुई फीस विल बी कंसिडर्ड एज द प्रपोज्ड फीस। अब कमेटीज बनेंगी और सितंबर तक हमने टाइम दिया हुआ फीस रेगुलेशन का, तो अगले 3 साल के लिए इसके हिसाब से पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, माइंड माय वर्ड्स, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके फीस के बारे में निर्णय हो जाएगा। बताइए कौन सा सिस्टम ज्यादा डेमोक्रेटिक है? हम 300 स्कूलों की नहीं, हम 1700 सरकार प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं। उन 1700 प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करना है। केवल गुडी गुडी बातें और ये लोगों को बरगलाकर अनार्की डालने के लिए जो सिस्टम किया जाता है, हम उसके पक्ष में नहीं है। रियल गुड ऑफ द पीपल लाइज इन अ रेगुलेटेड इन ए लॉ विच रेगुलेट्स द फी हाइक। इन लोगों ने 7th पे कमीशन के लिए फी हाइक की अनुमति दी ना, 8वां पे कमीशन आएगा तो देनी पड़ेगी ना। तो हम ये नहीं कह रहे फीस नहीं है, 7th पे कमीशन पे इन्होंने दिया था, 8th पे कमीशन आएगा, स्कूल्स को देना पड़ेगा, बट इट हैज टू बी रेगुलेटेड अंडर सम लॉ एंड वी हैव ब्रॉट दैट लॉ। वी हैड द करेज इनफ टू फेस ऑल दीज एलिमेंट्स जिन्होंने माफिया के तौर पर जो प्रॉफिटेरिंग करते हैं, आम आदमी पार्टी को अंडर द टेबल पैसा देते थे, इनके चुनावों को फंड करते थे, उनके भी सामने खड़े होकर 52 साल बाद हमने ये हिम्मत दिखाई है। आप कह रहे हो ब्राइब देते थे? हाँ, नहीं तो एक स्कूल को 3-3 बार फीस बढ़ाने के लिए कैसे मिल जाता था? नहीं तो बताइए एक स्कूल में कैसे ऐसा हो जाता था कि आपके पास फंड्स की सरप्लस भी दिखा रही है और आपको फीस बढ़ाने का अवसर मिल जाता था? आपका अकाउंट दिखा रहा है सरप्लस है, फिर भी फीस बढ़ाने का अवसर मिल जाता था। पैसा लेते थे, साठगांठ थी, अंडर द टेबल पैसा लेते थे, चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेते थे, इनको एक विलन के तौर पर खड़ा करते थे अपने पॉलिटिकल हितों के लिए, और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कोर्ट में जाने को मजबूर होना पड़ता था। खुद एसी कमरों में रहते थे। बताइए दिल्ली सरकार ने कौन सा केस लड़ा इनके खिलाफ? कौन सा कानून लाई दिल्ली सरकार पिछली वाली? कौन सा कानून लाए? पेरेंट्स ही कोर्ट में जाते रहे और आप उन कोर्ट के ऑर्डर्स के आधार पर सर्कुलर निकालते रहे। क्यों नहीं कानून बनाया?
कानून 2010 23/10/2023 से लेकर 25/1 समवेयर इन जनवरी 25 तक आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना के दफ्तर में अप्रूवल के लिए पड़ा रहा। अप्रूवल ने रिजेक्शन नहीं किया, ना अप्रूवल किया। क्यों रखे रखा? क्यों रखे रखा? सीपीआई प्लस 7% का प्रपोजल आए थे, यानी हर साल 13-14% फीस बढ़ा दो। क्यों रखे रहा? 2010 में कानून 23 में कानून बना, 24 में सरकार को दे दिया गया। 24 से लेके 25 तक महीनों आतिशी मरलीना जी के कमरे में फाइल क्यों पड़ी रही? क्या मोल तोल हो रहा था? क्या बेईमानी की शहर चल रही थी? क्यों रखा रहा? क्यों नहीं बढ़ा दिया? क्यों नहीं कानून बनाया? रिजेक्ट क्यों नहीं किया अगर आप सहमत नहीं थे? यह अपने आप में प्रश्न है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी कभी नहीं देगी। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, एक तरह से कहा जाता है एजुकेशन पे उनका मतलब फ्लैगशिप एरिया माना जाता है। तो अगर आपकी सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, तो आपका विजन क्या है? फ्लैगशिप कैसे मानते हैं आप? आप मुझे आम आदमी पार्टी की 3 बड़ी उपलब्धि बता सकते हैं शिक्षा में? आप भी कह रही हैं फ्लैगशिप मानते थे। अच्छा, उनके क्लेम में से 3 उनके क्लेम ही मैं बता रही हूं। 3 बता दीजिए। हैप्पीनेस करिकुलम की बात की, उन्होंने अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर डेनमार्क भेजा, जो वो भेजना कहते हैं, मैं वो बता रही हूँ। मैं वही 2 हो गई। तीसरी बताइए। नहीं मतलब ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का जो कहते हैं, हमने स्विमिंग पूल्स लगाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया स्कूल में जी, ये उनके क्लेम्स हैं जो मैं आपको बोल रही हूं। देखिए, एजुकेशन अच्छी कैसे होगी? लर्निंग आउटकम्स से अच्छी होगी। बिल्कुल। FLN आउटकम्स दिल्ली में क्या है, दिल्ली देश में किस लेवल पर है, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। पहले दिल्ली के रिजल्ट्स जब आते थे तो एक ज़माना था दिल्ली ऊंचे दर्जे में थी, अजमेर वजमेर के टक्कर में दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती थी। अब दिल्ली 15वें नंबर पे आती है। देखिए, एक इकोसिस्टम था विज्ञापन का, और वो विज्ञापन के इकोसिस्टम में NGOs को साथ में लेकर एक ऐसा वातावरण खड़ा करने की कोशिश की जाती थी जिस वातावरण के अनुसार आप ये बताएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली जैसे शहर में, भारत की राजधानी में, विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी में स्कूल बिना ICT लैब्स के चले, नॉन फंक्शनल कंप्यूटर्स के साथ चलें, तो अगर वो शिक्षा की क्रांति कहते हैं तो ऐसी क्रांति दिल्ली में मुझे नहीं चाहिए। अगर दिल्ली का शिक्षा मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल का आधार ये है कि SPS में कुछ बिल्डिंग बन गई, मैं भी बड़ा अचंभित था, आपका चेहरा बता रहा है SPS में बिल्डिंग बन गई क्या होता है? सेमी पक्का स्ट्रक्चर है उसका फुल फॉर्म। सेमी पक्का स्ट्रक्चर में कुछ बिल्डिंग बना दी, तो ये अगर शिक्षा का मॉडल है तो दिल्ली को ये नहीं चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मॉडल में, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल में, हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए था। 38,000 कमरों में से 700 में बड़ी बामुश्किल 700 में CSR फंड पर स्मार्ट बोर्ड लगे थे। अगर यही उन्होंने शिक्षा में क्रांति की है तो नहीं चाहिए ऐसी क्रांति दिल्ली को। डिजिटल लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब्स, AI ड्रिवन लैंग्वेज लैब्स, और ये सब जहां दिल्ली की अगर स्कूल्स में नहीं है तो ये दिल्ली के स्कूल्स कैसे वर्ल्ड क्लास हो गए, मैं समझ नहीं पाया हूं। दूसरी बात, आपने कहा उन्होंने लोगों को बाहर भेजा, उनका क्लेम है। हाँ, मैंने कहा, आपने कहा उनका क्लेम है। देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग में इससे बेहतर होता कि अगर उन्हें AI के इस्तेमाल से बच्चों को आगे ले जाने के लिए NEP में पर्सनलाइज्ड लर्निंग में उनको इक्विप करने के लिए AI के इस्तेमाल की बात हुई होती। अगर AI के इस्तेमाल की बात हुई होती, नंबर 1, रेपिटेटिव टास्क को हटाने में
एआई को यूज़ करने का उन्हें मौका मिलता है। 7 मिनट हाजिरी में चले जाते हैं, हर हफ्ते कई घंटे Attendance. पेपर चेक करने में लगते हैं। ये रिपीटेटिव टास्क को मगर करते कैसे? विजन होता कि हमें स्मार्ट बोर्ड्स लाने हैं, उसमें सब सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर उसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए कुछ क्रोम बुक मॉडल या कोई और गैजेट्स के साथ हम एजुकेशन को लाएंगे। ये तो मॉडल थे ही नहीं, केवल राउज एवेन्यू का स्कूल और एक पड़पड़गंज के 2 स्कूल को दिखाकर, जो लुटियन दिल्ली के आसपास घुमाकर वहाँ मीडिया को और कुछ लोगों को ले जाकर दिखाकर ये क्लेम करना था। स्विमिंग पूल बनना तो साहब 1981 में रजौरी गार्डन के स्कूल में स्विमिंग पूल था, रमेश नगर के स्कूल में स्विमिंग पूल था। इससे शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होती तो फिर इसका मतलब 1981 से अच्छी है। दिल्ली में जिन्होंने पुराने ज़माने में एजुकेशन प्राप्त की है, पुरंग का स्कूल कहलाता था। एक वाईपी पुरंग बायोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी किताबें पढ़ी जाती थी। रजौरी गार्डन का स्कूल, उसमें 1980 में स्विमिंग पूल था। नीलम जी 1980 में रमेश नगर के में स्विमिंग पूल था। इसी के आसपास की बातें मैं बता रहा हूँ। तो इनसे शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती, लर्निंग आउटकम से होती है। टेक्नोलॉजी के सपोर्ट आज एनईपी में ज़रूरत है। और देखिए हैप्पीनेस क्लास तो, हैप्पीनेस किसकी थी वो जांच का विषय है, किसी दिन आएगा। यहाँ से बुलंदशहर और आसपास के इन आश्रमों में जाते थे, कैसे बेहिसाब पैसे दिए जाते थे, वो कहाँ जाते थे। मैं, आप विश्वास करिएगा, मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान के आपको ये घटना बता रहा हूँ, आपके दर्शक भी इसको चुटकुला समझेंगे। जब मैंने इन बातों को लोगों से जांचना शुरू किया, मैं हैप्पीनेस करिकुलम क्या था, तो मुझे टीचर्स ने ये बताया, सर हमें भी समझ नहीं आया क्या था, मगर हाँ इतना पता है सर कि बच्चों को जब स्कूल में डराना होता था तो कहते थे आज हैप्पीनेस की 2 क्लास लगेंगी। यू विल लॉफ एट इट नीलम जी, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं, ये मेरे को फीडबैक टीचर्स ने दिया है। अब अपने आप क्लेम करने के लिए तो साहब कोई भी क्लेम कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट भी कह रहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा था, तो मगर दिल्ली की जनता ने तो माना नहीं। तो ये क्या हैप्पीनेस करिकुलम है, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम है, इनका क्या होगा? मतलब ये रहेंगे नहीं रहेंगे क्या? एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है उसमें कुछ लाख रुपए बच्चों को बटे हैं और 53 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसके नाम पे विज्ञापन में लगे हैं। ऐसा तो हम तो नहीं चलाएंगे साहब। और हैप्पीनेस करिकुलम, जब बच्चे इतने हैप्पी थे तो देखेंगे। हमने तो इसकी जांच आप लोग क्यों नहीं कराते हैं? सब हो रहा है, सब हो रही है। देखिए एक बात समझ लीजिए, फाइनेंशियल मैटर्स की जो जांच होती है, इट टेक्स टाइम। यू हैव टू सब्सटैंशिएट एवरीथिंग विद सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड गवर्नमेंट एंड एजेंसीज मस्ट बी डूइंग इट। मगर आप एक बात को समझिए, हमने बताया है कि हम साइंस ऑफ लिविंग नाम का एक करिकुलम इंट्रोड्यूस करेंगे। एनईपी की जो सेक्शन है, मैं ऑफ हैंड, मेरे को उस सेक्शन का नंबर याद नहीं आ रहा है, राष्ट्र नीति एक करिकुलम हम करेंगे। और नीव नाम से एक हमारा करिकुलम होगा, न्यू ईरा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू ईरा इन एंटरप्रेन्योरशिप विजन एंड एम्प्लॉयबिलिटी विजन। तो ऐसे करके एक हमारा करिकुलम होगा। साइंस ऑफ लिविंग में बच्चे को एंग्जाइटी, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी, और आज कोई चुनौती केवल छोटी बच्चियों के लिए ही नहीं है, छोटे बच्चों के लिए भी गुड टच, बैड टच, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। आप विदेश में जाकर आते हैं और कहते हैं वाह देखो, हम बटन दबाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, हम पार कर जाते हैं, साइकिल वाला जा रहा है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा। तो ये सेंस ऑफ सिविक सेंस कहाँ दी जाएगी? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने उन करिकुलम्स में डाली हैं। राष्ट्र नीति, ऐसे बहुत सारा देश के लिए सोचना और करने के संदर्भ में, और these things will be activity based। उनका एक देशभक्ति करिकुलम भी था। देखिए
कुछ भी उनको, एनईपी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, हम एनईपी को 100% लागू करेंगे। उसके हर सेक्शन के अनुसार हमने कुछ व्यवस्था की है और हम उसको। आपने एनईपी की बात की, काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने खासकर मुझे कहा है ये प्रश्न पूछने के लिए कि नर्सरी एडमिशन को लेके दिल्ली की का क्या क्राइटेरिया है जो इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा में हो चुका है 6 वर्ष को लेके। अब ये वो सवाल क्या तो है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम वालों से पूछना चाहिए ना, कि हमारे आसपास देश में एक चीज़ चल रही है, उसको हम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि नेशनल लिखा इसलिए लागू नहीं करेंगे, केंद्र सरकार ने कहा इसलिए लागू नहीं करेंगे। हम एनईपी के हर वर्टिकल को लागू करेंगे। हमने सर्कुलर स्कूल्स को भेज दिया है। देखिए, इसमें 1 साल बढ़ेगा बच्चे का फर्स्ट में आने से पहले। बिल्कुल। अभी जो पेरेंट पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने फाइनेंसेस, स्कूल ने अपने रूम्स, अपनी टीचर्स, अपने करिकुलम्स उसी हिसाब से किया। हमने सर्कुलर जारी किया है, अभी किया है। जिनके पास साधन होंगे वो कर सकते हैं, अन्यथा अगले साल से उस अनुरूप एडमिशन होंगे, सो दैट अगले साल जो बच्चा होगा वो 5+ जाकर ही फर्स्ट में जाकर एडमिशन ले पाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हमने लागू कर दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है, नेशनल कैपिटल में आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू नहीं करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। दिस इज पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स। मगर ठीक है, ये कर भी वो अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी मॉडल की बात करते हैं। वो एक कहावत है ना, मैंने पहले भी कहा है कहीं, इन्होंने तो सब इमारतें गिरा के मलबा बना दिया, हमें बरसों लगेंगे इस मलबे को हटाने में, इसे सही करने में हमें बहुत समय लगेगा। बस मैं अपने व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ, नवंबर में नर्सरी एडमिशन स्टार्ट होंगे दिल्ली में, अगले वाले इसी टर्म से, इसी आधार इस पर। बार तो जो नवंबर में जो होगा, हो चुके, हाँ, जो हो चुके उसमें जबरदस्ती इंसर्ट करना, नीलम जी, लोगों ने अपने फाइनेंसेस प्लान किए होते हैं, लोगों ने, स्कूल्स के पास रूम चाहिए, स्कूल्स के पास टीचर्स चाहिए, अब उसको भागदौड़ में गड़बड़ कराने तो में अगले साल से होगा ये। हमने ये कहा है आप अगले साल से इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जी, पावर भी आपका एक डिपार्टमेंट है। आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने सब्सिडी दी थी। पहली बात मैं जानना चाहूँगी उस सब्सिडी का स्टेटस क्या रहेगा, और दूसरा इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि रेवड़ी कल्चर पे काफ़ी बातचीत होती है, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एक तरफ हम रेवड़ी कल्चर पे बात कर रहे हैं, पीएम भी खासकर इसके बारे में बोलते हैं, तो फिर हम ये पावर सब्सिडी क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इससे काफ़ी भार पूरे फाइनेंसेस पे पड़ता है। देखिए, हमारी पार्टी ने चुनाव के बीच में हमारे सीनियर लीडरशिप ने भी कहा था कि जो जनता के हित में चीज़ें दी जा रही हैं उसको हम जारी रखेंगे। हमने उसको जारी रखा है जी। और वो जारी ही रहेगी। रही बात जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, देखिए, वोट लेने के लिए लोगों को लालच देकर वोट लेने के लिए या पॉलिटिक्स में कुछ भी कहकर भाग जाना, कुछ भी कहकर भाग जाना, हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, हम उसके खिलाफ हैं। मगर देयर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज इन ए वेलफेयर स्टेट who should be taken care by the government। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने गिव इट अप चलवाया है। हमारे कहने पे आप जैसे भी बहुत लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है, तो हम कोई कठोर निर्णय लेने से भी घबराने वाले लोगों में से हम लोग नहीं हैं। मगर हमें सिंसियरली ऐसा लगता है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसके पास वेलफेयर स्टेट में हमारी मदद पहुंचने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे हमें लगेगा हम इसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी समय समय पर करते हैं। जैसे जैसे हमें दिखेगा हम इसको समाधान करेंगे। पर आपने एक बार इसके बारे में भी बोला था कि 27,000 करोड़ आपने कहा था एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे डेट है, पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरा डीलिंग की, तो पावर हाइक के ऊपर आपने कुछ कहा था। देखिए, 2004 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, अनबंडलिंग ऑफ पावर कंपनीज हुआ।
उस अनबंडलिंग के बाद 2014 में मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, 2014 में एक बार एनटीपीसी ने बीएसईएस को और डिस्कॉम्स को कहा आप हमारा पैसा नहीं दे रहे, हम तुम्हें बिजली बंद कर देंगे। कोर्ट में केस चला गया 2014 में, और 2014 से अभी कोर्ट ने उस पर कुछ फैसला दिया है। 2014 में 8,000 करोड़ रुपए रेगुलेटरी एसेट, यानी इनकम और खर्चा, उसमें अंतर था। तो वो जो खर्चा होता है वो रेगुलेटरी एसेट हो जाता है कि अगले बार टैरिफ बढ़ाकर आप ये वसूल सकते हो। ये देश का बिजली कानून के अंतर्गत है। तो 8,000 करोड़ था। उसके बाद लगातार 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डीईआरसी और आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी के कारण से वो 24,000 करोड़ तक पहुंच गया। 10 साल, और सरकार ने तब 2014 में कहा था 8,000 करोड़ को 7 साल यानी 2020-21 तक खत्म करना है। इन्होंने किया नहीं। आज वो 28,000 करोड़ तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कह रही है। एक और सब्सिडी देते रहे, बिजली कंपनियों ने सब्सिडी का पैसा हमारी ही कंपनीज को वापस किया, फ्री में बिजली लेते रहे। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर, यहां तो अंबानी अडानी कहते रहे, और अंबानी को 28,000 पास से पैसा भी देते रहे और 28,000 करोड़ रुपए पब्लिक से वसूलने के लिए भी छोड़ दिया। उसके बदले क्या अंडरहैंड डीलिंग हुई? सरकार ने पंजाब की तरह इनको क्यों नहीं बजटरी सपोर्ट से खत्म किया? अभी भी 19,000 करोड़ रुपए देके पंजाब सरकार ने किया है खत्म। वहां जब किया था तो यहां क्यों नहीं किया? यहां अंबानी के साथ लेन देन था, इसलिए नहीं किया। भ्रष्टाचार किया, सेक्टर को खराब किया, और अब सुप्रीम कोर्ट इज कमिंग हेविली ऑन दी डिस्कॉम्स एंड रेगुलेटर्स। रेगुलेटर पे हम तो कह रहे हैं, हमारा स्पष्ट कहना है, हमें रेगुलेटरी एसेट्स के कैलकुलेशन पे हम नहीं मानते इसे। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे जी हम इसे मानते नहीं है, और हम पब्लिक के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने देंगे। पर आप ये एलेज कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट और मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं नीलम जी, जब एनटीपीसी और बाकियों को पैसा नहीं मिलता था तो इन्होंने सब्सिडी देनी शुरू की, और सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट बिजली कंपनियों को दे दिया। यानी एक और बिजली कंपनियां डायरेक्ट हमारी ट्रांसमिशन कंपनी से पैसा ले रहे थे, उन्हें पैसा नहीं दे रहे थे, आप एक्सचेकर से उन्हें पैसा दे रहे हैं, और साथ ही साथ रेगुलेटरी एसेट बढ़ने दे रहे हैं। क्या कर रहे थे? आप तो कह रहे थे ये सरकार जानती है खर्चों को कंट्रोल करना, ये सरकार जानती है, ईमानदारों की सरकार है, पैसे बचाना जानती है। क्या हुआ? 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली की जनता पर छोड़कर गए। पंजाब में 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 19,000 करोड़ तक बजटरी सपोर्ट से सब्सिडी और इसका बिल फुट करते हैं। तो ये क्यों नहीं किया? अगर हर साल 1-1 हजार करते जाते तो जनता पे बोझ ही नहीं आता। हम इसे मानते नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर गलत रेगुलेटरी एसेट खड़े करवाए हैं। तो आप अपना पक्ष रखेंगे? जरूर करेंगे। हम टॉप मोस्ट लॉयर्स के साथ कंसल्टेशन में है, हम जरूर अपना पक्ष रखेंगे। हम पावर की बात कर रहे थे, एक लोड शेडिंग पावर कट का बहुत बड़ा इशू बना था, खासकर जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पावर का, अगर हम उसकी बात करें, ट्रांसको का भी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है काफ़ी समय से। तो दिल्ली जो एक तरह से कैपिटल है, राजधानी है भारत की, वहाँ पर भी अगर इस तरह की लोड शेडिंग और पावर कट्स होंगे, आपने स्वयं ही प्रश्न किया, उसका उत्तर भी दे दिया कि ना तो ट्रांसमिशन कंपनी में ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कहीं पर भी किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। हम आधुनिकीकरण ऑफ द नेटवर्क भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा भी लगाएंगे, हम
पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम इस सेक्टर को जो आम आदमी पार्टी बर्बाद करके गई है उसको खराब नहीं होने देंगे, हम इसका रिवाइवल करेंगे। वो कहते हैं उनके समय में काफी कम लोड शेडिंग होती थी। मैंने देखिए मैंने आपसे कहा बेरोजगार नेताओं का जवाब में काहे को आप अपना और मेरा रोजगार खराब कर रहे हैं। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया विधानसभा में और उत्तर सुने बिना चले गए, क्यों वॉकआउट किया? मैंने जितने सवाल पूछे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया उस दौर में बिजली ज़्यादा जाती थी, स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया है। थोड़ा सा बात मैं कश्मीर के बारे में करना चाहूँगी। आपने काफ़ी क्लोजली देखा है जम्मू कश्मीर को, आप उसके को इंचार्ज भी हैं। ये स्टेटहुड के इशू पे कोई बातचीत नहीं हुई? आप खुद को इंचार्ज हैं, ये कभी इशू नहीं आपको लगा डिस्कस हुआ सेंट्रल लीडरशिप के साथ? देखिए मैं तो कानून अपने तरीके से काम करेगा। जब स्टेट के बारे में जो निर्णय जब हुआ है उसके आधार पर जो काम होगा उसके आलोक में निर्णय होगा। तो वहाँ की असेंबली, वहाँ की जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधि इसका निर्णय करेंगे। पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तो ये कह रही है काफ़ी डिले हो गया है, तो ये डिले क्यों हो रहा है? लेना डिसीजन किसको है फिर फाइनली? देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वे लोग अभी बहुत जल्दी में हैं। पर उमर अब्दुल्ला की तो हमेशा ऐसे इस पे आते रहती हैं टिप्पणियां कि वो उनकी तो पाकिस्तान के बारे में बहुत टिप्पणियां आती हैं। उनको भी मानते हैं आप? वो तो कहते हैं पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर का हल ही नहीं हो सकता। डू यू बिलीव देम? सो वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता, वहाँ के डेवलपमेंट से अंडर द यूनियन टेरिटरी इज़ वेरी हैप्पी। हमने इस बार देखा रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, काफ़ी समय बाद एक मतलब आतिशी जी थी। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी को एज अ लीडर आप कैसे देखते हैं? उनके अंडर क्या क्या फुल ऑफ एनर्जी एंड कमिटेड टुवर्ड्स द वेलबीइंग ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। इस दृष्टिकोण से काम करने वाली नेता है हमारी मुख्यमंत्री जी। 24 घंटों में से लगभग 18-19 घंटे दिल्ली की सड़कों पर रहती हैं वो। हर निर्णय पे हमने ये स्कूल बिल भी बनाया। मुख्यमंत्री जी के पास जब लोग आए तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे बाकी भी विरोध कर, बोले मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक शब्द कहा था कि मंत्री जी केंद्र बिंदु, फोकल पॉइंट इस कानून का दिल्ली की जनता होनी चाहिए, बाकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। ऐसी कमिटमेंट वाले लीडर के बारे में इससे बेहतर व्याख्या में और कुछ नहीं कर सकता। मैं ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग एक साथ एमसीडी के टाइम से, उससे पहले स्टूडेंट यूनियन, इसलिए मैंने कहा देखिए जब बड़ा मौका व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसकी पर्सनालिटी के और बहुत सारे एंगल्स आपके सामने आते हैं। तो मैंने आपको बताया हम बहुत समय से साथ काम करते थे मुख्यमंत्री जी के, मगर इस प्रकार का जिम्मेदारी आने के बाद ये भाव उत्पन्न होकर प्रशासन को चलाना, ये बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व की निशानी होती है। इस समय दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है। आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता था कि जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी तो वो ये कहती थी कि हम किसी भी ऑफिसर को से कुछ करवा नहीं सकते, वो हमारे अंडर नहीं आते। आज ऑब्वियसली सेंटर में बीजेपी सरकार है, बट आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार के पास भी कुछ एक तरह से होनी चाहिए? नहीं, देखिए जो कानून उनके समय में थे वो आज भी है। हाँ, सर्विसेज हमारे पास नहीं है। मुख्यमंत्री थोड़ी ना सबकी बदली कर रही है या उनको काम दे रही है। एलजी और मगर संविधान, एलजी और गृह मंत्रालय करते हैं, मगर ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसी के अंदर रहकर, इसी दायरे में रहकर हमें काम करना होता है। इसी दायरे में काम करना होता है और इसी दायरे में हम। पर ये इजी नहीं हो जाता जब एक ही आपकी भी सरकार बीजेपी सरकार है, दूसरी मगर कोई देखिए आएगी संविधान में लिखी हुई चीजों पे कोई भी बदल नहीं कर सकता है। हमारी सरकार है तो इसका मतलब हम कुछ भी करते हैं ऐसा तो ना होता है। पद्धति से चलती है, फाइल्स मूव करना, अधिकारियों की कार्यशैली, ये सब एक प्रोसेस से गवर्न होता है। कुछ 2-3 प्रश्न और बस। हायर एजुकेशन भी आपके पास है, कोई खास ठोस एक तरह से निर्णय आगे के लिए लिए जा रहे हो, खासकर दिल्ली में हायर एजुकेशन को और कैसे आप लोग प्रमोट कर सकते हैं? कोई नए इंस्टीट्यूशंस? देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अभी तो
एनईपी का 5 वर्ष पूरे होने पे 3-4 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने MOU भी साइन किए हैं। दिल्ली देश का कैपिटल के साथ साथ शिक्षा की भी कैपिटल बने, क्योंकि यहाँ बाकी सब तरह की स्टेबिलिटी है, कानून व्यवस्था की स्टेबिलिटी है, बाकी अन्य चीज़ों की स्टेबिलिटी है। तो ये हमारा एक विज़न है, मगर उसके लिए हमारे पास दिल्ली का लैंडलॉक्ड होना एक कंस्ट्रेंट है, बड़े कैंपसेस को आना एक, इसलिए उसके रास्ते हम निकाल रहे हैं। हम कैसे किस प्रकार से यहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स को ला सकें ताकि दिल्ली की इकोनॉमी से पैसा बाहर ना जाए, हम इसके ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत जल्द दिल्ली की जनता के सामने उसका एक सॉल्यूशन लेके आए। ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं, बट RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका एक स्टेटमेंट भी आया कैसे अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर, उन्होंने कहा एक तरह से लोगों के अब मतलब कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिए, मैंने परम पूज्य सत्संग चालक जी का वो स्टेटमेंट देखा नहीं है जी, मगर में उन्होंने मगर मैं इतना मानता हूँ, मैं इतना मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में NEP के माध्यम से इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधारित शिक्षा व्यवस्था, मॉडर्नाइज्ड शिक्षा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के साथ शिक्षा और सरकारी और प्राइमरी लेवल पर 2 भाषा फॉर्मूले के आधार पर बच्चों को सही शिक्षा इंडियन नॉलेज सिस्टम से मिल जाए, स्मार्ट क्लासरूम्स मिल जाए, इन सब का बैलेंस केंद्र सरकार बनाकर काम कर रही है, नए नए प्रयोग कर रही है, टेक्नोलॉजी का और AI का, एथिकल यूज़ ऑफ AI का एजुकेशन में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। वर्षों पुराने इकोसिस्टम के बाद इन चीज़ों को सतह पे दिखते दिखते थोड़ा समय तो लगता ही है। और जो फंडिंग चैलेंजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस फेस कर रहे हैं उस अब तो नहीं कर रहे, पर आगे अब दिल्ली की मुखिया दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष है और दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष है। तो आगे कोई तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को वो भी कानून सम्मत काम करेंगे और हम भी कानून सम्मत काम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरे आखिरी 2 प्रश्न हमारे व्यूअर्स ने दिए हैं, वो ये जानना चाहते हैं, एक सजेशन भी है कि, और खासकर हरियाणा, यूपी और अब दिल्ली, तीनों में बीजेपी की ही सरकार है, तो वो ये कहते हैं कि स्कूल्स जो NCR में हैं वो लोग एक ही टाइमलाइन क्यों नहीं रखते नर्सरी एडमिशन के लिए, पेरेंट्स के लिए भी ईजी होगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया भी सरल हो सकती है। तो क्या आप दूसरी सरकारों से इसके ऊपर कुछ बात करेंगे? देखिए, ये पेरेंट्स की डिमांड हो सकती है, मगर मैं इसको अपने विभाग के साथ और उन राज्यों के टाइम टेबल्स को इवैल्यूएट किए बिना आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन एनी ऑफ सच थिंग। और एक आखिरी प्रश्न वो ये जानना चाहते हैं कि जो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है, जो पहले शायद 5,000, 10,000, 20,000 होती थी, वो अब लाखों में पहुंच चुकी है, क्या उसको लेके भी, फीस के ऊपर तो आप लोगों ने कदम उठाए हैं, उसको लेके भी कुछ होगा, प्रक्रिया होगी कुछ? नीलम जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में बुजुर्ग ये कहते हैं जी, मैं उनसे कई बार कहता हूँ साहब आप मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम बताते हो, तो मुझे ये कहते हैं भाई पहले कोई सुनता नहीं था इसलिए बताना छोड़ दिया था, अब तुम लोग सुन रहे हो और कर रहे हो इसलिए तुमसे उम्मीद ज़्यादा है। ऐसे सब सवाल जब आप पूछते हैं तो मेरे को खुशी होती है कि दिल्ली की जनता को हमसे उम्मीद है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, उनकी हर एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सब समस्याओं को भी धीरे धीरे सबका निदान होगा। देखिए, सेक्टर में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। एजुकेशनल लैंडस्केप में हम किन्हीं कारणों सब चीज़ों का सॉल्यूशन देंगे, मगर सबसे पहला बच्चों का इमोशनल और फिजिकल और मेंटल स्थिरता के साथ वो अपनी एजुकेशन परस्यू करें,
ऐसा वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द प्रिंट के लिए मैं हूँ नीलम पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।